आरब ने कांता देवी और मोहनदास को देखते हुए कहा, अब आप लोगों को गांव वापस चला जाना चाहिए। और यह सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह गए। यह तू क्या कह रहा है? कांता देवी विचलित होकर बोली। तो आरब बोला, जिस काम के लिए आई थी वह हो नहीं सका, और अब होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ रहकर सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप दोनों वापस चले जाइए। मैंने टिकट करा दी है। वैसे भी मैं अपने आसपास उन लोगों को नहीं चाहता जिन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ये बात उसने अपने पिता को देखकर कड़वाहट से बोला। दोनों उसकी तरफ बस देखते रह गए। आगे ना कुछ बोलने का मौका दिया और ना ही सोचने समझने का। बस अपना फैसला सुना दिया। जाइए, जाकर अपनी पैकिंग कीजिए। आरब कांता देवी कुछ बोलना चाहती थी, मगर मोहनदास ने उन्हें इशारों से ही चुप रहने को कहा और फिर वहां से चले गए। सबने सुना तो सभी आरब को समझाने लगे, मगर उसने मुंह फेर लिया। जब सभी लोग वहां से चले गए तो अनंत आरब के पास कमरे में आया और बोला, क्या कर रहा है तू? अंकल आंटी की इसमें क्या गलती है? क्यों भेज रहा है उन्हें इस तरह वापस? यहाँ रहकर क्या ही करेंगे? आरब बिल्कुल भावहीन स्वर में बोला। और वैसे भी उन्हें तो लगता है कि मैं ही गलत हूँ, तो गलत के साथ क्यों रहें? तू नाराज है अंकल से? क्यों उन्होंने तुझे थप्पड़ मारा सबके सामने इसलिए? अनंत पिता है वे हमारे। एक थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ मार देते, मगर उन्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था। उन्होंने क्यों सबके सामने कहा कि मैं अपनी करनी पर लीपा पोती कर रहा हूँ? देख आरब, मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ, पर उन्हें गांव जाने दे, यही सही रहेगा। आरब ने फैसला सुना दिया। इस वक्त गुस्से में है तू, अपने गुस्से को साइड कर, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग इशिका से बात करेंगे। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, और किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। क्या मतलब नहीं करनी है? हम लोग मिलकर इशिका की गलत फहमी दूर करेंगे। और मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। इस बार आरब ने इतने गुस्से में बोला कि एक बार अनंत भी उसे चौंक कर देखने लगा। एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले तू, अनंत। अब मेरी लाइफ में इशिका का चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो चुका है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा दोस्त बना रहूं, तो आगे से कभी भी तू उसका नाम मत लेना। यह सब सुनकर अनंत तिलमिला उठा और बोला, ये क्या कह रहा है तू? तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें भला इशिका की क्या गलती है? उसे क्यों सजा दे रहा है? सजा? उसे सजा मैं दे रहा हूँ? मैं? आरब तड़प कर बोला, सजा तो मैं भुगत रहा हूँ उस लड़की से प्यार करके। कल से आज तक पहले लोगों की भेजती हुई आंखें जिनमें उनकी बस सवाल और मेरे लिए हिकारत थी, और उसके बाद सारी रात मैं लॉकअप में पड़ा रहा। उन पुलिस वालों की ऐसी घटिया घटिया बातें सुनी जो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी। पुलिस स्टेशन तो पहले भी गया था, मगर कभी आज तक हवालात के अंदर नहीं गया था। मगर कल रात भर में ही हवालात का मजा चक्कर आ रहा हूँ। पुलिस के डंडे खाकर आ रहा हूँ। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। मुझ पर ये इल्जाम लगे हैं क्यों? इसलिए नहीं कि मैं आरब खुराना मैंने कोई गुनाह किया, बल्कि मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं एक अमीर लड़की से मोहब्बत कर बैठा। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह साजिश क्यों रची गई मेरे खिलाफ? हाँ, मैं मानता हूँ कि यह साजिश तुम्हारे खिलाफ इसलिए रची गई है क्योंकि तुमने इशिका से प्यार किया। मगर इसमें इशिका की क्या गलती है? क्या उसकी यह गलती नहीं कि उसे मुझ पर यकीन करना चाहिए था? आरब अनंत की नजरों से नजरें मिलाकर बोल रहा था। इस बार मेरी बात सुननी चाहिए थी। तू जो उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है अनंत, जरा एक बात बता, क्या अगर मेरी जगह तू रहता तो अनन्या इस बात को बस ऐसे ही मान लेती कि तू किसी और के साथ? नहीं अनंत, वह इस बात को नहीं मानती कि तू उसे छोड़कर किसी और के साथ ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी सकता है। मगर इशिका ने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसने जो देखा वही सच मान लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो मंजर नजर आ रहा था उसमें किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी, मगर विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है, और जब रिश्ते में वही नहीं, तो फिर हर रिश्ता बेईमानी है। पूरी दुनिया मुझ पर शक करती, मुझे जेल भी जाना पड़ता, और अगर ये शादी भी टूट जाती तो फिर भी मुझे इतना गम नहीं होता। अगर बस एक बार मैं सबके सामने बस एक बार कह देती कि उसे मुझ पर पूरा भरोसा है, उसकी उसे एक विश्वास पर मैं अपनी पूरी जिंदगी हार जाता। इसी का तुमसे बहुत प्यार करती है आरब। तुम्हारे जाते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी, और अभी तक हॉस्पिटल में ही है। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है आनंद।
जिंदगी की हर कदम पर विश्वास का होना जरूरी है। बस काफी बातें हो गई हैं। आरब अपने तेवर खड़े कर बोला, अब मैंने कह दिया सो कह दिया। मुझे उस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना है। भूल पाओगे तुम उसे? बस मैं उसे याद नहीं करना चाहता। तो बेहतर होगा कि मेरे सामने तुम सब उसका जिक्र भी मत करो। इतना कहकर आरब चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और आनंद वह उसे देखता रह गया, क्योंकि आज उसने जिस आरब को देखा या महसूस किया वह उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। मोहनदास और कांता देवी अगले दिन की ट्रेन से वापस अपने गांव जा रहे थे। आरब ने अपनी मम्मी पापा को भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आरब की मनोस्थिति से सभी वाकिफ थे, मगर फिर भी घर में मोहनदास और कांता देवी के लिए सबको बुरा लग रहा था कि उन्हें ऐसे जाना पड़ा। इस हादसे ने आरब को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जहाँ पहले वह हर किसी की बातों को तवज्जो दिया करता था, अब वह किसी की भी बातों को अनसुना कर देता था। घर में भी अब वह सबसे कटा कटा सा रहने लगा था। अपने मम्मी पापा को गांव भेजने के बाद आरब अगले दिन से ही ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। मगर ऑफिस में पहुंचते ही उसे पता चला कि कल होटल की सारी न्यूज़पेपर में नमक मिर्च लगाकर परोसा गया है, जिसे लोग चटकारे ले लेकर पढ़ रहे थे। और उनमें उसके ऑफिस के लोग भी शामिल थे। जो कुलीग अभी तक आरब को इज्जत की नज़र से देखते थे, वह उसे संदिग्ध नजरों से देखने लगे। और ऑफिस में पहुंचने के बाद वह एक बार फिर खून का घूंट पीकर रह गया। मगर हद तो तब हो गई जब कई दिन गुजरने के बाद भी लोगों का रवैया नहीं बदला, बल्कि अब तो वे लोग आरब के मुंह पर भी उसे कहने लगे कि वह कितना नीच और घटिया इंसान है। ऑफिस के कुछ मनचली लड़कियां जो आरब पर पहले से फिदा थीं, मगर उसके कड़े व्यवहार के कारण कभी उसके करीब भी नहीं पटकती थीं, अब वह भी आरब के पास बेझिझक जाने लगी। और जब आरब उसे खुद से दूर झटकता तो कह देती, क्या मैं उस अनाया से कम खूबसूरत हूँ? आरब ने अपना सिर थाम लिया। ये सब बेइज्जती उससे जब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और आखिर एक दिन सबसे तंग आकर उसने शहर छोड़ दिया बिना किसी को कुछ बताए। आरब के इस तरह गायब हो जाने से अनंत और अनन्या को बहुत बड़ा झटका लगा। पूरा परिवार भी चिंतित था, मगर अनंत अनन्या हद से ज्यादा दुखी थे। एक तो जब से अनन्या प्रेग्नेंट हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि वह चाह कर भी खुश नहीं रह पा रही थी। ऐसे में अरब का चला जाना एक नई मुसीबत। अनंत पर तो दोहरी मार पड़ रही थी। वह अनन्या को संभालिया अरब को ढूंढे, और उधर ऋषिका, वह भी हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी हुई थी। वह तो शायद ठीक होकर अपने घर भी आ जाती, मगर कुछ लोग थे जो उसे ठीक होने ही नहीं देना चाहते थे, या यूं कहें कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आने नहीं देना चाहते थे। इसलिए जब से इशिका हॉस्पिटल में भर्ती थी, तभी से अबाना एक डॉक्टर से मिलकर उसे ड्रग्स के डोज दिए जा रही थी, जिससे इशिका की मानसिक स्थिति कभी ठीक ना हो सके और वह इन लोगों के इशारे पर सारी जिंदगी एक गुलाम की तरह रहे। और यही वजह थी कि वह अभी भी सदमे जैसी हालत में थी। काफी दिन होने के बाद भी जब इशिका की हालत में कोई सुधार नहीं आया, तो नीरज खत्री उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गए और वहाँ के डॉक्टर से उसका इलाज चलने लगा। इशिका अभी भी ज्यादातर बेड पर ही रहती थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। इशिका यूं ही अपने कमरे में लेटी थी, तभी उसे प्यास लगी। जब उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि जग में पानी था ही नहीं। एक दो बार उसने घर में आवाज भी दिया, मगर कोई नहीं सुना, तो वह खुद ही उठकर किचन की तरफ जाने लगी। वह किचन में जा ही रही थी कि उसे एक कमरे में रोनित की आवाज आई, जो हंस हंस कर रवाना से बात कर रहा था। उसकी बातों के बीच में आरब और इशिका का जिक्र इशिका को उनकी बातों में रुचि लेने के लिए उकसा गया। वह चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, और जो उसने सुना उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अबाना और रोनित एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे आरब को हटा दिया, और ड्रग्स के नशे ने इशिका को भी कैसे मजबूर कर दिया आरब पर विश्वास न करने में। रोनित और अबाना इस बात से अनभिज्ञ कि भाई इशिका उनकी बातें सुन रही है। वह अपने ही मुखमंडल से अपनी महिमा का बखान कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी करतूतों का जश्न मना रहे थे। और यह सब देख सुनकर इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रोनित बोला, वह दिन दूर नहीं जब इन दवाइयों के असर से इशिका पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी, और फिर नीरज अंकल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा इशिका की शादी मुझसे करने के अलावा। यह सच था कि इशिका की हालत अभी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह अपने मस्तिष्क पर ज्यादा नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। आज उसे समझ में आ रहा था कि आखिर वह बिस्तर से उठ क्यों नहीं पा रही है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे
कि सिर्फ उसके कारण अरब को आज कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इससे तो अच्छा होता कि वह अरब से दूर ही रहती। उसकी किस्मत ने तो उसे कभी खुशियां दी नहीं, और उसके साथ जुड़ने जा रहे अरब की खुशियों को भी उसकी बुरी किस्मत ने डस लिया था। वह अभी खुद को और अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी दनदनाते हुए अरब घर में दाखिल हुआ, और एक पल को तो इशिका चौंक गई और खुशी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। मगर अरब गुस्से में चीख रहा था। इशिका खतरी! ओह, कितना बेगानापन था उसकी आवाज में, जैसे कोई दुश्मन अपने दुश्मन को बुला रहा हो। उसके हर लफ्ज में बस नफरत ही टपक रहा था, और उसके चेहरे पर नफरत को देखकर इशिका तो जैसे अंदर तक टूट गई थी। अभी अभी अपनों का इतना घिनौना चेहरा देखा। अबाना सौतेली ही सही, लेकिन माँ थी उसकी, जिसकी इशिका ने हमेशा अपनी तरफ से इज्जत और मान सम्मान दिया था। मगर फिर भी अबाना ने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। अभी इशिका इस खबर से उबर भी नहीं पाई थी कि अरब गुस्से में इशिका का नाम लेते हुए खत्री भवन में आ गया था। वहीं सामने हॉल में ही सोहनलाल खत्री बैठे हुए थे। उन्होंने जब अरब को इस तरह गुस्से में इशिका का नाम लेकर चिल्लाते हुए देखा, तो उन्हें भी गुस्सा आ गया कि गलत होने पर भी अरब किस कदर गुस्सा दिखा रहा है। आखिर कैसा बेशरम लड़का है यह। अब यहाँ क्या लेने आए हो? सोहनलाल खत्री भी गुस्से से बोले। तो आज अरब भी छोटे बड़े हर किसी का लिहाज खत्म कर अरब सोहनलाल खत्री से बोला, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप शांति रहें। जिससे बात करने आया हूँ उससे बात करके चला जाऊंगा। उसके ऐसे तेवर देखकर सोहनलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब तक अरब की चीख सुनकर घर के सभी सदस्य भी अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आ चुके थे। हर कोई आज अरब की बदतमीजी पर दंग था। इशिका जानती थी कि आरव इस समय किस दर्द से गुजर रहा है। उसका मन किया कि वह जाकर उसके गले से लग जाए और उसे बताए कि उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। मगर फिर कुछ सोचकर रुक गई। तभी आरव दोबारा चीखा, इशिका खत्री, कहाँ हो तुम? क्या आप सामने आकर मुंह दिखाने में शर्म आ रही है? इशिका ने अपना रुख कड़ा किया और उसके सामने आकर बोली, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है क्या इस शोर से? इशिका के सवाल पर आरव मुस्कुराया और बोला, दूसरों की जिंदगी में तूफान खड़ा करके कुछ सुकून की तलाश कर रही हो? क्या यही बकवास करने आए हो यहाँ पर? नहीं, आरव बोला, बल्कि शुक्रिया अदा करने आया हूँ तुम्हारा। उसकी इस बात पर सभी ने उसे घूर कर देखा तो आरव आगे बोला, शुक्रिया अदा करने आया हूँ इस बात का कि तुमने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि अमीरी के लिए गरीबों का प्यार क्या होता है। इशिका ने मुट्ठियों को भींच लिया। कितना गलत समझ रहा था वह उसे। तभी आरव एक कदम आगे बढ़कर इशिका के बराबर आया और बोला, एक बार भी मुझ पर भरोसा न करके तुमने जता दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। इशिका ने मुट्ठियों को भींच लिया। कितना गलत समझ रहा था वह उसे। तभी आरव एक कदम आगे बढ़कर इशिका के बराबर आया और बोला, एक बार भी मुझ पर भरोसा न करके तुमने जता दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, और तुमने अपनी हरकतों से बता दिया कि तुम मेरे लिए कितने लायल हो। इशिका। आरब एक बार फिर अपने ऊपर उठती उंगली को देखकर बेचैन हो गया और गुस्से से इशिका को घूरते हुए बोला, बस यही यही बात तो मेरे दिल में भी चुभ रही है कि तुमने भी औरों की तरह मुझे वही समझा। जो दिखेगा वही तो आदमी समझेगा ना। विश्वास नाम की क्या कोई चीज नहीं होती है? आंखों का देखा भी तो धोखा नहीं होता है। कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी धोखा ही होता है। आरव आहत होकर बोला, मगर तुम समझ नहीं सकती कि तुम्हारे इस तरह इल्जाम लगाने से जो शोर मेरे दिल में मचा है, उसका क्या? जो मुझे एक पल भी सुकून नहीं लेने दे रहा है, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी करनी अगर तुम्हें सुकून नहीं लेने दे रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इशिका भी नफरत से बोली, तुम खुद की करनी का इल्जाम मुझ पर लगाने आए हो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुमने मेरे साथ जो भी किया उसे मैं भूलूंगा नहीं। भूलूंगी तो मैं भी नहीं मिस्टर आरव, कि तुमने किस तरह मेरे जज्बातों से खेला है। जज्बातों से तो खेलना तुम जैसे रईस जादियों का काम होता है। हम जैसे गरीबों के लिए उसके जज्बात अनमोल होते हैं। अगर इतने ही अनमोल थे तुम्हारे जज्बात, तो यूं ही भरे बाजार में नीलाम क्यों कर दिए अपने जज्बात को? नीलाम मैंने किया था, तुमने मेरे जज्बातों को बेआबरू किया है। और जब कुछ नहीं हुआ तो उल्टा इल्जाम लगाने आए हो मुझ पर। इशिका भी गुस्से से बोली, ये इल्जाम नहीं हकीकत है, और अब तुम देखना तुम्हारे इस किए का मैं क्या सजा देता हूँ तुम्हें। आरब गुस्से से इशिका को उंगली दिखाते बोला, सजा? और तुम? वह भी मुझे? इशिका भी तेवर दिखाते बोली, मत भूलो तुम कि मैं इशिका खत्री हूँ। नहीं भूल रहा हूँ मैं इशिका खत्री।
आरब इसी का खतरी पर जोर देते हुए बोला, और तुम भी अब एक बात याद रखना, तुमने आज तक मेरी सिर्फ दीवानगी देखी है, अब तुम देखोगी मेरी रंजिश, रंजिश से दीवानगी। अगर तुम्हें अपनी रंजिश दिखाने का इतना ही शौक है तो वादा करती हूँ मैं भी तुमसे आरब खुराना, मैं भी देखना चाहूंगी तुम्हारी दीवानगी में लिपटी हुई रंजिश, रंजिश से दीवानगी। इतना कहने के बाद दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। जहाँ इशिका की ऐसी बातें सुनकर आरब की आंखों में बेतासा गुस्सा था, वही इशिका अपने गुस्से की आड़ में अपनी बेबसी को छुपा रही थी। और फिर आरब किसी और पर भी नजर डाले बिना चुपचाप तेजी से वहां से निकल गया। उसके अंदर अभी भी गुस्से का ज्वाला धधक रहा था, मगर पूरा घर परिवार चुपचाप आंखें फाड़े उन दोनों को देखता रह गया। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसे देखकर इतना तो उन्हें पता था कि दोनों के ही अंदर गुस्सा होगा, मगर ये गुस्सा नहीं, एक दूसरे के प्रति नफरत थी। इशिका ने भी किसी की परवाह नहीं की और वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर अपने मुंह पर हाथ रखकर पपक कर रो पड़ी। इधर सभी ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप वापस अपने अपने कमरे में चले गए। अबाना और रोनित की नजरें आपस में मिली। उन दोनों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इशिका इतना सब कैसे आरब को बोल सकती है, मगर फिर ये कहकर खुद को तसल्ली दे दिया कि यह भी अच्छा ही हुआ। अच्छा है इन दोनों के बीच में नफरत की दीवार ऐसे ही खड़ी रहे। उस दिन के बाद किसी को कोई पता नहीं चला कि आरब कहाँ गया। इधर इशिका अगले दिन ही वापस दिल्ली चली गई। सभी ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब इशिका का मन यहाँ से उचट गया था। यहाँ के रिश्ते जिन्होंने उसकी जिंदगी से जीने का, खुश होने का हक छीन लिया था। इशिका चाहती तो रोनित और अबाना का सच पूरे घर वालों को बता सकती थी और आरब से माफी मांगकर अपने रिश्ते को सुधार भी सकती थी, मगर उसने आरब की गलतफहमी को दूर करने की जगह खुद के ऊपर भी इल्जाम लेना पसंद किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज आरब को बेकसूर साबित कर भी दिया गया तो आगे चलकर वह फिर कोई ऐसी साजिश रचेंगे कि अरब को फिर से सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इस हादसे से ही अरब को कितना कुछ सहना पड़ा होगा इसका अंदाजा था इशिका को। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसकी बुरी किस्मत का साया बार बार अरब पर पड़े। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब से वह अकेली ही रहेगी। इसलिए बिना किसी को कोई सच्चाई बताए चुपचाप दिल्ली चली गई। घर वालों ने भी उसे कुछ वक्त देना मुनासिब समझा। खुशी का शोर जितना ज्यादा होता है, दुख का मातम भी उतना ही गहरा होता है। इस वक्त हर जगह ऐसी उदासी फैली हुई थी कि कोई चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पा रहा था। दिल्ली जाकर इशिका ने अपने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि उसे कई दिनों से लगातार ड्रग्स दिया जा रहा है। अगर वह इसी तरह लगातार ड्रग्स लेती रहती तो आने वाले कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन खो बैठती। वह रिश्तों की घिनौनी साजिशों से बिल्कुल टूट चुकी थी। इसी दौरान अनन्या ने एक बेटे को जन्म दिया। जब सबके इसरार करने पर इशिका अनन्या के पास गई, इन 2 दिनों में ही उसे वहां अरब की कमी इतनी खली कि वह चाह कर भी ज्यादा दिन तक वहां नहीं रह सकी। मगर इन 2 दिनों में ही अनन्या ने उससे सारा सच जान लिया था और सच जानने के बाद वह भी एक बार अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गई थी। वह भी शुरू से जानती थी कि अबाना इशिका को पसंद नहीं करती है और रोनित भी इशिका से शादी करना चाहता है, मगर रोनित से शादी करने के लिए वह इतनी घटिया चाल चलेंगे, इस पर तो शायद एक बार विश्वास किया जा सकता है। मगर खुद इशिका के साथ वह उसे पागल करके अपने साथ रखना चाहते थे। आखिर क्यों? ये बातें अनन्या के भी समझ में नहीं आई। उसने गुस्से से कहा कि उसे अपने घर वालों को ये सच बताना चाहिए था। वक्त रहते तुम्हें अरब को ये सब बता देना चाहिए था, मगर इशिका ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा है अरब उसकी बुरी किस्मत से दूर ही रहे। अनन्या ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार इशिका पूरी तरह टूट चुकी थी। हर बार किस्मत से खुशियों की आस लगाते और उसे टूटते देखकर वह भी अपना सब्र खो बैठी थी। वैसे भी आदमी दूसरों से तो तभी लड़ सकता है जब अपने अंदर की ताकत को समेट कर रखता हो, मगर जब कोई खुद ही अंदर से पूरी तरह टूटा हो तो वह किसी और से क्या लड़ाई करेगा। वक्त अपने पंख पसार कर अपनी गति से उड़ता रहा। धीरे धीरे कर 3 साल का वक्त गुजर गया और इन 3 सालों में इशिका ने खुद को संभाल लिया था और पूरी तरह से अपने आप को काम में डुबो दिया था। उसके लिए अब जीवन का मकसद बस इतना था कि वह अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। वहीं अनंत और अनन्या को आज भी आरब की कमी बेहद खल रही थी। उन्होंने अपनी तरफ से आरब को ढूंढने की पुरजोर कोशिश की थी। जहां जहां भी संभव हो सका उसे तलाश किया, मगर न जाने उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
आरब का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह दोनों भी हर तरफ से मायूस हो चुके थे, मगर फिर भी जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, किसी के लिए रुक जाना नियति नहीं है। आनंद ने भी अपना सारा कारोबार अब तक दिल्ली में ही शिफ्ट कर लिया था और अब वह सब दिल्ली में ही रह रहे थे। आरब अब सभी के जहन में एक गुजरे हुए कल की तरह रह गया था। इन बीते हुए 3 सालों में इसी का पहले से भी बेहतर बिजनेस मूवमेंट बनकर उभरी थी। खतरी कंपनी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा था। राष्ट्रीय कंपनी से अब वह अंतर्राष्ट्रीय हो गया था। मगर आजकल बाजार में तेजी से कोई खुराना कंपनी अपने पांव पसार रही थी, और खास बात यह थी कि वह केवल उन कॉन्ट्रैक्ट पर ही ज्यादा ध्यान दे रही थी जो खतरी कंपनी को मिलने वाले होते थे। और यह तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे खुराना कंपनी खतरी कंपनी के हाथों से छीनने में कामयाब हो गई थी। और इन सब से गुस्से से तिलमिलाई सिका अपने सेक्रेटरी सुमित पर चीख रही थी। हो क्या रहा है ये मार्केट में, और है कौन ये खुराना कंपनी जो हमारे यहाँ से लगातार हमारे प्रोजेक्ट छीनती जा रही है। कोई नई कंपनी आई है मैम, और आते ही पता नहीं कौन सी खुन्नस निकाल रहा है हमसे, जो सीधे हमसे ही टक्कर ले रही है। सुमित बोला, आखिर चाहती क्या है खुराना कंपनी। पता नहीं मैम, पता नहीं तो पता करो, और अगर हो सके तो इसके साथ मेरी मीटिंग जल्दी फिक्स करो। इशिका बोली, और तुम जाओ और जाकर कुछ ढंग का काम करो। मैम, कल एक जरूरी टेंडर खुलने वाला है। हो सकता है वह टेंडर हमारी कंपनी को मिल जाए, इसलिए आपको इस मीटिंग में चलना होगा। और और शायद वहां पर खुराना कंपनी के मालिक भी आए तो उनसे भेंट हो सकती है। इतना कहकर सुमित चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इशिका ने अपना सर थाम लिया। पता नहीं उसे क्या हो रहा था। आजकल आरब की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। खुद को पूरी तरह काम में डुबा देना चाहती थी, मगर फिर भी आरब की याद आने की वजह से एक चिड़चिड़ापन सा मन में बन गया था। बात बात पर वह किसी को भी डांट देती थी। बाद में इसके लिए उसे खुद भी पछतावा होता था, मगर आजकल वह चाह कर भी अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रही थी। अगले दिन एक बहुत बड़ी टेंडर खुलने वाली थी, जो अगर खतरी कंस्ट्रक्शन को मिल जाती तो अब तक के हुए सारे नुकसान की भरपाई कर सकते थे। इसलिए भी यह टेंडर खतरी कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी था। इसी का सही समय पर टेंडर खुलने वाली जगह पर आ पहुंची थी, मगर वह अकेली नहीं थी। उसके साथ सुमित और आनंद भी था। आनंद बस यूं ही इशिका से मिलने चला आया था, मगर उस समय भी इशिका सुमित पर किसी बात को लेकर चिल्ला रही थी। जब आनंद को आया देखा तो चुप होकर वहां से चली गई, और सुमित आनंद से बोला कि पता नहीं मैम को आजकल क्या हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। अगर ये टेंडर भी हमें नहीं मिला तो फिर शायद कल मुझे थप्पड़ ही खाना पड़ जाए मैम के हाथों से। इशिका के बढ़ते हुए चिड़चिड़ेपन को देखकर आनंद भी गंभीर था। आरव के चले जाने का गम वह समझ सकता था। खुद उसके ही जीवन में उसकी कमी पूरी नहीं हो पाई थी, तो फिर इशिका की कमी को वह कैसे नजरअंदाज कर सकता था। और फिर इस समय बिजनेस में हुए उतार चढ़ाव की वजह से भी वह गुस्से में रहती थी। शायद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह किसी भी चीज को संभालने की काबिलियत ही नहीं रखती है। अगर इसे डॉक्टरी भाषा में कहा जाए तो धीरे धीरे इशिका डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। जो काम उस समय अवाना के ड्रग्स नहीं कर पाए, आरब की दूरी से वो काम खुद ब खुद हो रहा था। धीरे धीरे इशिका डिप्रेशन की तरफ बढ़कर अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी, और उसकी ये हालत खत्री परिवार के साथ अनंत और अनन्या दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। इसलिए नजदीक होने के कारण जब से बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ है, अनंत बराबर उनके साथ बना रहता है, और इसलिए वह आज इशिका के साथ टेंडर खुलने वाली जगह पर जा रहा था, ताकि अगर टेंडर ना भी मिले तो वह इशिका को संभाल सके। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के जुड़े लोग वहां पहुंचने लगे, और जैसे ही समय हुआ टेंडर खुलने का, वहां पर बैठे ऑफिसरों ने टेंडर को खोला और फिर माइक हाथों में लेकर बोले, वैसे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहले से ही बहुत से जाने मानी कंपनी है, और उन सभी को ही अब तक ये टेंडर मिलते आए हैं, मगर आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कंस्ट्रक्शन जगत में एक नई कंपनी जुड़ गई है, पुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। अभी कुछ साल पहले तक किसी को इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर पिछले 1 साल में ही इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है। इसलिए मुझे आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि, और उसकी बातें सुनकर इशिका की धड़कनें तेज हो गईं। लगता है ये टेंडर भी खुराना कंपनी को चला गया है। इशिका बेचैनी से बोली। रिलैक्स इशिका, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो। आनंद ने उसे तसल्ली देना चाहा, मगर इशिका की बेचैनी कम नहीं हो रही थी।
तभी आगे वह ऑफिसर बोला, यह टेंडर दिया जाता है खुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और इसी के साथ जोरदार तालियां बजने लगीं। अब मैं इस कंपनी के ऑनर मिस्टर खुराना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह यहाँ आए और इस टेंडर को साइन कर आगे की कार्रवाई करें। और फिर इशिका की आंखों ने जो मंजर देखा, एक पल के लिए भी अपनी सीट पर बैठी न रह सकी। और सिर्फ इशिका ही क्यों, आनंद भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सामने से खुराना कंपनी का मालिक ग्रे कलर के चमचमाती और कीमती सूट के साथ जिस शख्स ने वहां कदम रखा, उसकी आंखों पर काले रंग का एक चश्मा था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी जो उसकी मासूमियत को दबा रही थी। तभी वह ऑफिसर बोला, यह है खुराना कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर आरब खुराना। लोगों के बीच में एक बार फिर तालियों का स्वर गूंज उठा, मगर इशिका और आनंद अभी भी बुत बने एकटक उस चेहरे को देखे जा रहे थे, जो 3 सालों में बदला तो बिल्कुल नहीं था, मगर उसके चेहरे पर छाई कठोरता ने उसे पूरी तरह से एक जुदा शख्सियत में परिवर्तित कर दिया था। आपको बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर खुराना, उस ऑफिसर ने वह टेंडर उसके हाथों में देते हुए बोला। तो आरब ने बस एक स्माइल पास की और थैंक यू बोलकर उनसे हाथ मिला लिया। मिस्टर खुराना, आपने बहुत जल्दी तरक्की कर ली। इतनी जल्दी शायद ही पहले किसी और कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया होगा। तभी वहाँ पर एक मीडिया कर्मी आता है और बोलता है, क्या आप अपनी कामयाबी का राज बताएंगे? आरब ने तिरछा मुस्कुराया और एक नज़र इशिका और आनंद की तरफ डाली, जो उसे अभी भी आंखें फाड़े हुए देखे जा रहे थे। फिर माइक हाथों में लेकर बोला, कामयाबी पाने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल के झंझटों में फंसे रहो तो बस नाकामी और बदनामी ही हाथ लगती है। और जिस दिन इस दिल से ऊपर उठकर दिमाग तक पहुंचोगे, कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। आरब की बातों पर एक बार फिर सभी ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। मीडिया और भी उससे प्रश्न पूछना चाहती थी, मगर आरब ने नो क्वेश्चन कर चुपचाप स्टेज से उतर गया। उसने एक नज़र अनंत और इशिका पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसके कदम अनंत और इशिका की तरफ बढ़ चले। इशिका ने जब आरब को खुद की तरफ आते देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पांव कांप रहे हों। और फिर वह ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ी भी न रह सकी और लड़खड़ाने लगी। तभी आरब ने वहां आकर उसे उसकी कमर से थाम लिया और दोनों की आंखें एक पल के लिए एक दूसरे में उलझ कर रह गईं। सिचुएशन बड़ा अजीब सा था। बरसों बाद अरब का इस तरह आना, इशिका तो अभी तक उसके आने को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। वह उलझन में थी कि इस तरह से अरब का आकर उसे थामना, पल भर को जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह 3 साल पहले की बात है, जब वह और अरब एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। अरब के लिए भी यह सिचुएशन कोई आसान नहीं थी। अपने प्यार से इतने सालों तक दूर रहना और फिर मिलने के बाद भी उसे नजर भरकर ना देखना। फिर इशिका खुद उसकी बाहों में थी, तो वह उस चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था जिस चेहरे में कभी उसकी जान बसती थी। अनंत उन दोनों को इसी तरह देखता रहा। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरब को इस तरह बदले हुए रूप में देखकर वह बिल्कुल शॉक्ड था, जबकि बिल्कुल यही हालत सुमित की भी थी। वह भी गवाह था अरब और इशिका के प्यार का और उनकी जुदाई का भी। जब सबसे पहले अरब दिल्ली आया था, तो उसने अरब के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा था, और आज इस तरह अरब का बिल्कुल बदला हुआ रूप देखकर वह भी कम शॉक्ड नहीं था। तभी अरब ने खुद को संभाला और इशिका को ठीक से खड़ा करते हुए बोला, आराम से मिस खत्री, अभी से तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। अभी तो मैंने बस तुमसे कुछ टेंडर ही छीना है, और यकीन मानो ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द तुम्हारी पूरी कंपनी बस मेरे नाम पर चलेगी। आरब एकटक उसकी आंखों में देखता हुआ दृढ़ता से बोला, और जीका भी इस वक्त सिर्फ उसे ही देख रही थी, जैसे बरसों से प्यासी आंखों को वह इस पल में तृप्त कर लेना चाहती है। उसे देखकर तो लगता था कि उसे शायद ही किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। तभी अनंत आगे बढ़ा और आरब के गले से लगता हुआ बोला, कहाँ चला गया था तू? एक बार भी नहीं सोचा हम सभी के बारे में? यह बोलते हुए अनंत की आवाज़ भर्रा गई थी और उसकी आंखों में नमी भी झलकने लगी थी। आरब ने भी अनंत के गले से मिलकर जोर से उसे पकड़ लिया था। इन 3 सालों में वह बिल्कुल अकेला रह गया था। आज अनंत के गले लगकर उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे एक बच्चा काफी दिनों बाद अपनी माँ से मिलकर महसूस करता है। वह चाह कर भी अपनी आंखों में नमी आने से नहीं रोक पाया था। मगर फिर दोनों अलग हुए और आरब बोला, चला गया था तो देख क्या बनकर वापस लौटा हूँ। फिर वह एक तिरछी नजर इशिका की तरफ देखते हुए बोला, अब किसी की मजाल नहीं होगी मुझ पर उंगली भी उठाने की। मेरे नाम के आगे वह रुतबा शामिल हो चुका है।
जो लोगों को खुद ब खुद नज़र झुकाने पर मजबूर कर देगा। और उसकी बात सुनकर सचमुच में इशिका ने अपनी नज़र झुका ली। आखिर 3 वर्ष पहले आरब का दिल दुखाने में उसने भी तो कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। वह चुपचाप वहां से जाने लगी तो अनंत ने उसे आवाज दिया, मगर सुमित ने उससे कहा, मैं देखता हूँ सर। इतना कहकर वह भी इशिका के पीछे चला गया और फिर अनंत और आरब एक दूसरे से बातें करने लगे, जिसमें उसकी ढेरों शिकायतें थीं। अनंत का ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ आरब से बात करने में था, मगर आरब का ध्यान अनंत से बात करने के साथ साथ इशिका पर भी था, जो आरब के आते ही यहाँ से चली गई। और आरब ने उसके चेहरे के भाव को स्पेशली नोट किए थे। एक पल के लिए ही सही, मगर आरब को देखकर इशिका के चेहरे पर जो खुशी आई थी वह बिल्कुल सच्ची थी। आरब भी उन भावनाओं से कहाँ छूता रह गया था। हाँ, आरब आज इतने वर्षों बाद इशिका को देखकर एक पल के लिए अपनी नफरत भूल गया था, मगर जल्दी ही वह फिर से अपने चेहरे पर नफरत का नकाब चढ़ा लिया था। कैसे भूल सकता था वह उस रात को? उस रात ने ही तो उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। एक बात बता आरब, अनंत ने जब उससे कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर आरब का ध्यान इशिका पर से हटा और अनंत को देखकर मुस्कुराते बोला, क्या? ये सब क्या है? क्या? क्या सब क्या है? खुराना कंपनी ने खतरी कंपनी के कई टेंडर अपने नाम कर लिए। मेहनत और भाग्य पर किसी का कोई हक नहीं होता है। वो सारे टेंडर मेरे भाग्य में थे, इसलिए मुझे मिले। आरब, इस बात पर अनंत उसे घूर कर देखने लगा। सिर्फ भाग्य से ही तुझे मिला है? नहीं, मेहनत भी की है मैंने। और वह किस तरह की मेहनत है? तू कहना क्या चाहता है? तू अच्छी तरह से जानता है, बेशक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बिजनेसमैन तो जरूर हूँ। जो टेंडर कई सालों से लगातार खतरी कंपनी को मिल रहे थे, वह अचानक तुझे मिल गए। खुश नहीं है क्या तू अपने यार की कामयाबी से? आरब ने जब कहा तो अनंत ने एक लंबी सांस ली और बोला, तू अच्छी तरह से जानता है कि तेरी कामयाबी से सबसे पहले ज्यादा खुशी मुझे ही मिलेगी। मगर यार इशिका इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे तू किस बात की सजा दे रहा है? चाहता क्या है तू? आरव उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, भूल जा यार सब कुछ। 3 साल का वक्त कम नहीं होता है। देखा है तूने इशिका को? कहीं से भी वह पहले वाली लड़की लग रही है। हम कुछ और बातें करें? आरब बात बदलते हुए बोला। आरब, तू क्या बिल्कुल पत्थर हो गया है? और पत्थर बनाया किसने है मुझे? एकाएक आरब गुस्सा करते हुए उठ खड़ा हुआ। अगर तेरे पास कुछ और बात करने के लिए नहीं है तो मुझे लगता है मेरा यहाँ बैठना ही बेकार है। आरब के तेज रिएक्शन और तेज आवाज में बोलने पर आसपास के लोग उन्हें ही देखने लगे। आनंद ने भी जब इधर उधर देखा तो सबकी नजरों को अपने ऊपर देखकर बोला, क्या कर रहा है? बैठ जा। सभी लोग हमें देख रहे हैं। आरब कुछ नहीं बोला, वह खामोशी रहा। अच्छा रुक रुक प्लीज। ठीक है, अब नहीं बात करूंगा उसके बारे में। अनंत आरब को गुस्सा होते देखकर जल्दी से बोला, अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हैं। अरब चुपचाप से वापस कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, तू उसकी वजह से चला गया था, लेकिन हम लोगों को छोड़कर क्यों गया? तुझे मेरी अनन्या की एक बार भी याद नहीं आई? ये भी नहीं सोचा कि उस समय वह माँ बनने वाली थी, क्या इफेक्ट पड़ता उस पर? इन सब बातों पर आरब मुस्कुराते बोला, मगर वह तो ठीक है, और तुम्हारा बेटा भी सुंदर और स्वस्थ भी है। आरब ने कहा तो अनंत उसे घूरने लगा। क्या इस तरह से क्या देख रहे हो? इसका मतलब है कि तूने हम सब पर नजर रखी थी, हमारी हर एक बात से तू वाकिफ है। अनंत के ऐसा कहने पर आरब मुस्कुरा दिया। और तूने अपने बारे में कुछ भी खबर नहीं लगने दी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आरब अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, अब तू और तेरा परिवार है ही सेलिब्रिटी। तुम सबकी हर एक खबर अखबार में छपती रहती है, टीवी पर न्यूज बनकर छा जाती है। झूठ मत बोल आरब। अनंत एक बार फिर उसे घूरते हुए बोला। तब आरब गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हाँ, वहां पर कुछ लोग थे जिससे तुम सबकी कुशलता की समाचार मिलता रहता था मुझे। और एक बार भी तूने नहीं सोचा कि तेरे बारे में कुछ भी ना जानकर हमें कैसा महसूस होता होगा? अनंत बिल्कुल भावुक हो गया तो आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तो जो होना था हो गया, और वैसे भी औरतों की तरह रोते हुए तू अच्छा नहीं लग रहा है। उसके इतना कहते ही अनंत ने हौले से उस पर धौल जमाई। क्या कर रहा है यार? यहाँ पर मेरी इज्जत है,
आरब चारों तरफ देखते हुए बोला, अगर किसी ने मुझे ऐसे मार खाते हुए देख लिया तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी इस समय। हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, आनंद ने घूरते हुए बोला। मगर तेरे लिए आज भी बस आरब ही हूँ और हमेशा रहूंगा। आरब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते बोला, ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत लगा और चल घर, तुझसे मिलकर सभी बहुत खुश होंगे। मैं जानता था कि आज इस पार्टी के बाद लोगों से खुद को छुपा ना सकूंगा, इसलिए मैंने पहले से ही समय निकाल कर रखा हुआ है। आज मैं सभी से मिलने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन अभी चल, मैं तुझे आज अपना ऑफिस दिखाता हूँ। इतना कहते हुए आरब उठ खड़ा हुआ तो आनंद भी उसके पीछे हो लिया। आखिर वह भी जानना चाहता था कि 3 सालों से आरब आखिर कर क्या रहा था। इधर ऋषिका जैसे ही बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी, ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी पीछे से सुमित भी आ गया। घर चलो, ड्राइवर से कहा और सुमित उसके बगल में बैठ गया। फिर गाड़ी घर की तरफ चलने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी और इसी का अपनी आंखें बंद किए आरब के बारे में सोचने लगी। अचानक से उसका इस तरह से आना, वह तो मान चुकी थी कि अरब हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुका है, मगर फिर इस तरह से वापस आना, वापस आकर उसने हलचल मचा दिया था उसके मन में और उसके जीवन में भी। तो आखिर क्या कर रहा था सालों से अरब? अपने आप को बढ़ाना तो समझ में आता है, मगर क्या वह इशिका से बदला लेना चाहता था? उसे याद आने लगा अरब के वह अंतिम शब्द, जब वह खत्री निवास आया था और उसने इशिका को चैलेंज किया था कि वह अब उसे दिखाएगा अपनी रंजिशें दीवानगी। क्या मतलब हुआ था इसका? क्या अब वह रंजिश करना चाहता है? ये सब सोच सोच कर इशिका का सर दर्द से फटा जा रहा था। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फिर इशिका गाड़ी से उतरकर सीधे अपने कमरे में चली गई। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंच का टाइम हो गया था, मगर इशिका ने बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर एक पेन किलर ली और खुद को नींद के हवाले कर दिया। आजकल पेन किलर हो या नींद की दवाइयाँ, उसके लिए लेना आम बात हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि एक अच्छी नींद उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर पिछले 3 सालों में उसकी तो जैसे नींद और चैन सब खो चुका था आरब के साथ ही। इसलिए अब दवाइयों का ही सहारा था। जब भी उसका सर दर्द से फट जाता था, वह नींद की गोलियों के साथ पेन किलर लेकर कुछ घंटे के लिए अपने थके हुए दिमाग और दिल को आराम देती थी। शाम का वक्त था जब इशिका सोकर उठी तो उसे घर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने बाहर निकलकर देखा तो पूरा खत्री परिवार हॉल में जमा था। उन्हें देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, उसे मगर हाँ आश्चर्य जरूर हुआ, क्योंकि अब तो इशिका परिवार से भी कटी कटी रहती थी। इसलिए उन लोगों के आने की कोई खुशी नहीं जताई और उन्हें देखकर चुपचाप नीचे आ गई। क्या हुआ, आप सब अचानक यहाँ? बिना किसी भाव के पूछी तो उसका ऐसा ठंडा रवैया देखकर हर कोई दुखी हो गया, जबकि अवाना को तो आज भी ये सब उसका बस मेलो ड्रामा ही लगता था। वह हमने न्यूज़ देखी थी तो हमारा मुंह बनाते हुए बोली, आज भी एक टेंडर तुम्हारे हाथ से चला गया। इशिका ने कुछ कहा नहीं, मगर नापसंदगी से उसे घूरने लगी। जब से उसने अरब के साथ हुए हादसे का सच जाना था, उसके दिल में अवाना के लिए कोई इज्जत नहीं रह गई थी। उसके इस तरह देखने पर अवाना कुर्ते हुए बोली, नहीं, अगर ये टेंडर कोई और ले जाता तो हम सोचते कि शायद हमारे नसीब में ही नहीं है, मगर जब न्यूज़ में देखा कि इन सारे टेंडर को ले जाने वाला खुराना कंपनी का मालिक आरब खुराना है, तो तो आपने ये समझा कि ये टेंडर मैं उसे चांदी की थाली में परोस कर दे रही हूँ? और इशिका के इस जवाब पर अबाना के साथ साथ सभी ने अबाना को घूर कर देखा था। हमारा ये मतलब नहीं है बेटा, सुवन लाल ने बात को संभालते हुए कहा। तो यह उनसे भी पूछिए, फिर उनके लफ्जों का क्या मतलब था इन सब का? बात को घुमाकर कहिए या सीधी कहिए, मगर मतलब यही निकल रहा है इस बात का। तुम अपने गुस्से पर काबू रखो इशिका, नीरज खत्री गुस्से से बोले। कोई मुझ पर सीधे इल्जाम लगाए और मैं खामोश रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। वह तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही है, वह इल्जाम ही लगा रही थी। उन्हें लगता है कि मैं उससे पहले से मिली हुई हूँ और अपनी कंपनी बर्बाद करके उसकी कंपनी को आबाद कर रही हूँ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? लगातार टेंडर हाथ से चले जाना इसी बात का तो संकेत कर रहा है। अवाना भी गुस्से से बोली, पहले तो कभी कोई टेंडर हमारे हाथों से नहीं जाता था,
मुझे तो लगता है कि इस कंपनी की बागडोर अब किसी और के हाथ में दे देनी चाहिए। कम से कम कंपनी सुरक्षित तो रहेगी। बस अबाना, चुप रहो तुम। नीरज खतरे से गुस्से से देखते हुए चीख कर बोले। मुझ पर चीखने की बजाय आप अपनी बेटी पर क्यों नहीं लगाम लगाते हैं कि जिस इंसान ने उसे सरेआम बदनाम किया है, इसकी बर्बादी का कारण बना, उसे ही आबाद करने पर तुली हुई है। अबाना एक बार फिर जहर उगलते हुए बोली, तो इसी का भी तहस में आकर बोली, और क्या सबूत है आपके पास कि ये टेंडर मैंने जानबूझकर आरब को दिया है? बस। सोहनलाल खत्री बीच में ही चीख पड़े। क्या मछली बाजार समझ रखा है तुम दोनों ने इस घर को? इतना कहना था कि दोनों ही खामोश हो गईं, मगर एक दूसरे को घूरना अभी भी बदस्तूर जारी था। हो गया तुम दोनों का, या अभी भी कुछ बाकी है? जब देखो तब आपस में लड़ बैठती हो। आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? घर के किसी भी सदस्य को अभी तक अबाना की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वह सब असमंजस में थे कि आखिर इसिका का रवैया अबाना की तरफ से इतना बदल क्यों गया, और ये दोनों इस तरह से लड़ने क्यों लगी हैं। इसिका तो पहले ऐसे नहीं थी। खैर, इसिका के बारे में तो सभी ने उसे उसका मानसिक तनाव समझा, और अबाना के बारे में तो सभी जानते ही हैं। घर का हर परिवार चिंतित था, तो बस इसिका के बढ़ते हुए तनाव को देखकर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर इसी तरह यह तनाव में जीती रही तो डिप्रेशन में जाने से इन्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हर कोई बस इस प्रयास में रहता था कि उसे अब और कोई परेशानी ना घेर पाए। मगर उसकी जिंदगी में तो जैसे परेशानी कुंडली मारकर बैठ चुकी थी, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन लोगों की लाख कोशिश के बाद भी वह लोग इसिका को कभी खुश नहीं रख पाए। तभी इसिका उठी और सबकी तरफ देखते हुए बोली, जिसे समझना है समझे, जो कहना है कहें, और किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद अपनी कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले लें। ये सब तो उसने खासकर रवाना को घूरते हुए कहा, और खुद चलाकर देखें कि कंपनी कैसे चलती है। इतना कहकर वह गुस्से से दंदनाती हुई वापस वहां से चली गई, और पीछे सभी अवाना को गुस्से से घूरने लगे। मगर अवाना तो वह तो चिकना खड़ा थी, जिस पर कभी कुछ असर ही नहीं होता है। इधर आरब अनंत को अपने ऑफिस में ले आया। आरब का ऑफिस सच में बहुत खूबसूरत और बड़ा था, अनंत के ऑफिस से भी ज्यादा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। कोई कह ही नहीं सकता है कि यह सिर्फ 3 साल पहले वाले उस शख्स की है जिसके पास कुछ भी नहीं था। आज वह करोड़ों की कंपनी का मालिक है। और ये सब देखकर अनंत खुद को पूछने से नहीं रोक सका कि यार अब तुमने यह सब किया कैसे? कहीं तो कुछ गलत? इत्मीनान रख अनंत, मैं गलत ढंग से पैसे नहीं कमाया हूँ। आरब उसकी मंशा समझते हुए बोला, जो कुछ भी आज मेरे पास है उसे मैंने सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ पूरी ईमानदारी से भी कमाया है। मगर तू इतनी जल्दी यहाँ तक, इतना लंबा सफ़र तूने इतनी जल्दी, इतना सब कैसे कर लिया? मैं जब पटना छोड़कर गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। घर के लोग, मेरे ऑफिस के लोग, खुद मेरे माँ बाप, जिन नज़रों में मैं हमेशा अपने लिए इज्जत देखी थी, उन आंखों में अपने लिए शक और नफरत देखने का साहस ज़्यादा दिन तक नहीं जुटा सका मैं। इसलिए मैंने वह शहर ही छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर बैठा था कि कहाँ जाऊं, तो सबसे पहले ख्याल उसी का आया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। आरव अब इसिका का नाम लेने से भी कतराता था, इसलिए सबसे पहले मैं बेंगलुरु गया, अपना गुस्सा उस पर उतारने के लिए। आरव ने कहा तो अनंत उसे घूर कर देखने लगा, जिस पर आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे बोला। वहां अपने मन की भड़ास निकालने के बाद मैं वापस एयरपोर्ट आया और एयरपोर्ट पर जाकर बैठ गया। कहाँ जाना है आगे कुछ पता नहीं था, क्या करना है कुछ भी खबर नहीं थी। बस मैं उन लोगों से दूर जाना चाहता था जो मुझे जानते हैं। मैं बेकसूर था, मगर फिर भी हर कोई मुझे अपराधी की तरह देखता था। बेकसूर होते हुए भी मैं किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था, और हर किसी की भेदती हुई नज़र अब मुझे अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैं अपने सभी जानने वालों से दूर जाना चाहता था। मगर तभी एयरपोर्ट पर एक औरत टकराई जिसके पति की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। वह वहां पर अपने पति के साथ घूमने आई थी, मगर अजनबी होने की वजह से कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, और तब मैंने उनकी मदद की और उसे ट्रीटमेंट दिलवाया। वो लोग मेरा आभार व्यक्त करने लगे। फिर उन्होंने जब मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने बस इतना ही कहा कि फ़िलहाल बेरोजगार हूँ। और बस उस पर उस औरत
और उसके पति दोनों ने मुझे अपने साथ दिल्ली चलने के लिए कह दिया। दिल्ली मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि यह शहर भी इसी का था, मगर फिर सोचा कि जब दुश्मनी निभाने का वादा कर ही आया हूँ तो बेहतर रहेगा दुश्मन नज़रों के सामने रहे। और फिर इस तरह मैं उनके साथ दिल्ली आ गया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि वह यहाँ के एक छोटे मोटे बिजनेसमैन का बेटा है जो कंस्ट्रक्शन जगत से है। जब उसने मुझे अपने पिता से मिलवाया तो उनकी कंपनी घाटे में चल रही थी और वह सब कुछ अपना बेचकर इस शहर से ही नहीं, इस देश से ही वापस जाना चाहते थे अपनी फैमिली के पास। उनके बड़े भाई साहब और उनका पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहकर बिजनेस करता था। वह मुझे काम पर नहीं रखना चाहते थे, मगर अपने बेटे की मदद करने की वजह से अपने साथ काम पर रख लिया। एक दिन ऐसे ही मैंने उन्हें बिजनेस में कोई सलाह दी और उस सलाह पर वह चौंक पड़े। उसके बाद ही उन्हें पता चला कि बिजनेस में मेरी अच्छी पकड़ है। फिर क्या था, वह मुझे अपना पार्टनर बना लिए। इस तरह उनकी कंपनी जो घाटे में चल रही थी, हम दोनों के साथ मिलकर अच्छी खासी ग्रोथ करने लगी। वह अपना बिजनेस तो यहाँ से समेटना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि उनका बिजनेस मैं ही ले लूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इस पर उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने का एहसान जताते हुए ये कहा कि मैं उनके सारे पैसे धीरे धीरे कर उन्हें लौटा सकता हूँ। और फिर अचानक उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया और विदेश चले गए। अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले कर, पार्टनर तो था ही, इन 3 सालों में मैंने उनकी कंपनी का सारा कर्ज चुका दिया और फिर जो पैसे बनते थे उसे विदेश में उनके नाम भेजकर इस खुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी को बड़ा किया, जो आज पॉपुलर हो चुका है। उसकी कहानी जानकर अनंत उसके पास आया और बोला, हर मुश्किल घड़ी में तूने मेरा साथ दिया है, एक बार कहकर तो देखता मुझे। वैसे भी हम लोग यहाँ से तो दिल्ली शिफ्ट होने ही वाले थे, पहले ही यहाँ आ जाते। और अगर फिर भी तू अपने दम पर कुछ करना चाहता था तो कम से कम पैसों से तो हमारी मदद ले सकता था। उस समय मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आनंद। मैं कहाँ जानता था कि मैं एक दिन खुद की कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। अरे मैंने तो सोचा तक नहीं था ऐसा कुछ, मगर जब दिल्ली यहाँ आया तो ना चाहते हुए भी सब कुछ याद आने लगा। और तब यही मुझे लगा कि मुझे अपना कद लोगों से बड़ा करना चाहिए, ताकि फिर कोई मुझ पर इस तरह के आरोप न लगा सके। एक बात और पूछूं तुझसे? अनंत उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो आरब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। देख, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सालों से तू चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा हो। क्या तूने उस लड़की का सच जानने की कोशिश नहीं की जिसके साथ तुझे बदनाम किया गया था? उनके ऐसा कहने पर आरब का मुंह बन गया और उसने कहा, जैसा कि मुझे पहले से ही शक था, वह बस एक मोहरा थी जिसे पैसे देकर मेरे खिलाफ खड़ा किया गया था। अगर इतना सब तूने पता लगा लिया है तो यह भी पता लगा लिया होगा कि यह किसकी हरकत है। उसके ऐसा कहने पर आरब एक पल के लिए उसे देखता रहा और फिर बोला, एक बार फिर मैं तुझसे कह रहा हूँ आनंद, घुमा फिरा कर भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह बात अपने मन में अच्छी तरह से बिठा ले कि उस लड़की के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। और अगर तू चाहता है कि मैं दोबारा से उसके बारे में सोचूं तो यह नामुमकिन है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। आरब का जवाब सुनकर आनंद ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। आरब के दिल में इशिका के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि अब शायद उसके द्वारा लगाया गया कोई भी मरहम काम ना करता। उसके जख्मों का बस एक ही इलाज था, वक्त। हम लोग नहीं हैं। इसलिए उसने खामोशी अख्तियार कर ली। उसके ऑफिस से निकलने के बाद आरब उसे अपने घर लेकर गया, जहाँ पर वह अपने मम्मी पापा को भी ले आया था। उन दोनों से मिलकर आनंद बहुत खुश हुआ। उनके पांव छूकर उनके गले मिला और साथ ही ये शिकायत भी की कि आरब ने तो कुछ नहीं बताया, मगर आप लोग तो मुझे बता सकते थे। उन दोनों को भी आनंद को वहां देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके दिल में सुकून उतर आया कि चलो आरब ने कम से कम दोस्ती को तो अपना लिया है, वरना पिछले 3 सालों से वह उसके बदलते हुए रूप को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में अनंत का नाम की उम्मीद की एक किरण दिखने लगी थी। उन दोनों से मिलकर अनंत शाम को आरब और उसकी मम्मी पापा को इनवाइट कर चला गया। अनंत के घर में जब सबको ये खुशखबरी बताई गई कि अरब वापस लौट आए हैं तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सभी आखिर उसे अपने बेटे की तरह मानते जो थे। पूरा घर उसके मम्मी पापा के स्वागत की तैयारी में लग गया। आरब जब शाम को आया
तो सब उससे गले मिले, मगर शिकायत भी की कि वह इतने दिनों तक उनसे दूर रहा। मगर अंत में सभी उससे मिलकर खुश भी बहुत हुए कि चलो, वह 3 साल बाद वापस लौटा तो कुछ अपने दम पर बनकर लौटा है। सभी उसकी कामयाबी से बहुत खुश थे। आनंद ने पहले ही सबको बता दिया था कि इशिका की बात न छेड़ा जाए, क्योंकि वह इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। तो किसी ने भी इस वक्त इशिका का नाम तक नहीं लिया। उस दिन के बाद अनंत आरब एक बार फिर से दोस्तों की तरह जीने लगे। हर बात एक दूसरे से शेयर करना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। अब तो रात को बियर पार्टी भी होती थी उनकी, कभी कभार किसी पब में। जबकि इधर खत्री निवास की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी का और अबाना की जुबानी जंग जारी रहती थी। ऐसे में रोनित को अबाना ने आगे किया और बिजनेस में उसकी मदद करने के लिए कहा। और इत्तेफाक थी यह साजिश, मगर रोनित भी एक दो टेंडर पाने में कामयाब हुआ। और यह देखकर अवाना का सिर फक्र से ऊंचा हो गया कि रोनित ने बिजनेस को कितने अच्छे से संभाला। ये बात उनके घर के हर सदस्य के मन में बड़ा चढ़ाकर कहा। और फिर एक दिन वह सभी को इस बात के लिए राजी करने पर तैयार हो गई कि अब इशिका की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब अरब को भी उनकी जिंदगी में आए हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके थे। और इतने दिनों में ना अरब ने कभी पलटकर इशिका की तरफ देखने की कोशिश की और ना ही इशिका ने अपने कदम अरब की तरफ बढ़ाए थे। ये बात भी सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी, मगर हर तरफ शांति है यही सोचकर सब खामोश रहते थे। अबाना की बात भी सभी को सही लगी। आखिर कब तक इशिका को यूं उसके हालात पर छोड़ा जा सकता है। कभी न कभी तो उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही था। घर के सभी लोग भी चाहते थे कि अब इशिका भी शादी कर ले। और बात जब लड़कों की आई तो अबाना ने रोनित का नाम सुझाया और कहा कि अब क्या कमी है रोनित में। अब तो उसने बिजनेस भी अच्छे से संभालना सीख लिया है। मगर खत्री परिवार रोनित के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। किसी का मन नहीं था। वह इशिका की शादी पर तो जोर देते थे, मगर रोनित से नहीं। मगर इशिका की दिन पर दिन बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर ने भी यही उपाय समझाया कि अगर उसकी शादी हो गई तो शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। अब इशिका के लिए उसके परिवार वाले रिश्ते ढूंढना शुरू करते हैं। मगर 3 साल पहले सगाई टूटने की वजह से उनकी रेपुटेशन पर काफ़ी बुरा असर पड़ गया था। अच्छे रिश्ते जल्दीबाजी में नहीं मिल रहे थे, और अगर कहीं मिल भी जा रहे थे तो रोनित और अबाना तो थे उसे छुड़वाने के लिए। नतीजा यह हुआ कि ना चाहते हुए भी खत्री परिवार को इशिका की शादी रोनित से तय करनी पड़ी। इसका एक कारण फिलहाल लोगों को रोनित की बदलती आदतें भी दिख रही थी। पहले वह जहाँ अपना सारा समय फालतू में घूमने फिरने में व्यतीत करता था, अब वही बिजनेस में अच्छा खासा रुचि लेने लगा था। सभी को लगा कि अब रोनित बदल चुका है। उसके द्वारा लाए गए एक दो टेंडर हर किसी को यकीन दिला दिया था कि रोनित में भी काबिलियत है। मगर और भी जरूरी बात किसी को भी नहीं पता थी कि रोनित ने उस टेंडर को लाने के लिए लोगों को अच्छा खासा रिश्वत दिया था। और रिश्वत के पैसे उसने कंपनी के शेयर्स बेचकर ले आए थे। और जब आरब को पता चला कि खतरी कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है, तो उसने भी पर्दे के पीछे रहकर खतरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। इस तरह से आरब के पास काफ़ी सारे शेयर्स हो चुके थे खतरी कंपनी के। अब वह जब चाहता टेक ओवर कर सकता था इस कंपनी को। मगर रोनित और पूरा खत्री परिवार इस बात से अनजान था, और शिका ने तो कंपनी जाना तक भी छोड़ दिया था जब से रोनित ने कंपनी संभालना शुरू किया था। आज फिर वह दोनों दोस्त एक पब में बैठे अपनी बियर पार्टी का मजा ले रहे थे। एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर उन्हें दुनिया के हर काम से बेहतर लगता था। तभी उनकी नज़र अपने सामने बैठे शख्स की आवाज़ पर चली गई। उस शख्स की पीठ थी इन लोगों के सामने, मगर फिर भी वह आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। इसलिए उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों का ध्यान उसकी ओर गया, और दोबारा सुनते ही पता चला वह रोनित है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पार्टी कर रहा था। और इस वक्त वह काफ़ी नशे में भी लग रहा था, इसलिए उसकी आवाज़ भी कुछ तेज हो गई थी। अरे, तुम लोग मुझे समझते क्या हो? तुम जानते नहीं अभी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जो भी एक बार ठान लूं उसे पूरी करके ही दम लेता हूँ। अब यही देख लो, मैं इशिका से शादी करना चाहता था, मगर वह अरब खुराना से प्यार करती थी। मगर मैं, रोनित अपनी कॉलर को ऊंचा करते हुए बोला, मैंने अपने दिमाग से। वह फिर अपने दिमाग को उंगली से ठकठकाते हुए बोला, अपने इसी दिमाग की बदौलत
अरब को इशिका की जिंदगी से इतनी दूर फेंक दिया कि अब वह दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तुम सब बस इतना याद रखो कि जिस भी किसी पर भी मेरी नज़र पड़ गई वह मेरी होती है, सिर्फ मेरी। हाँ भाई, ये बात तो हम भी मान गए। उनमें से एक लड़का बोला, जो कि रोनित की ही हम उम्र का था। शुरू में जब तू कहता था कि तू इशिका से शादी करना चाहता है तो हम तेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इशिका तुझे घास भी नहीं डालेगी। वह तो आज भी नहीं डालती है इसे घास। तभी दूसरा लड़का चुटकी लेते हुए बोला, अब घास डालने की जरूरत क्या है, अब तो मेरा यार 56 भोग खाएगा। उसका दूसरा साथी उसे सर चढ़ाते हुए बोला। तो सब ही करके हंसने लगे। मान गए भाई, तुमने जो कहा था वह सब करके दिखा दिया। तो रोनित हूँ मैं, रोनित। मगर एक बात तो है रोनित भाई, फिर उसका एक दोस्त बोला और सबकी तरफ देखने लगा। क्या? अब क्या बात हो गई? रोनित ने अपनी आंखों को खोलकर पूछा। तो वह बोला, आजकल जमाना कितना फास्ट है, और तुम्हारी इशिका तो अरब से प्यार भी करती थी, और तुम्ही ने तो बताया था कि उनकी शादी भी हो चुकी है। तो तो अब भाई इतने भी नादान मत बनो तुम। शादी के बाद तक दोनों इतने दिनों तक साथ रहे थे, कई बार तो अकेले में भी उन्हें मौका मिला था। तो क्या अब तक उसने इशिका को छोड़ा होगा? उनकी बातें सुनकर रोने जहाँ टेंशन में आ गया, वहीं अनंत गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ उठने लगा, ताकि वह रोनित और उसके दोस्तों को सबक सिखा सके। पर अरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बैठने को कहा। आनंद ने गुस्से से उसे देखा, मगर अरब पहले की तरह बिल्कुल शांत बना हुआ था। तू देख रहा है वह कैसी बातें कर रहे हैं उसके बारे में? अनंत गुस्से से बोला। कभी मेरे बारे में भी ऐसी बातें हुई थी, वह तो सभी लोगों के बीच में है। तू तू बहुत बदल गया है अरब। अनंत दांत पीसता हुआ बोला। तो अरब बोला, चुपचाप बैठ रहे, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन लोगों को रोनित की टेबल से आवाज सुनाई दी। हाँ भाई, मुकेश कह तो ठीक रहा है, आजकल तो 2 दिन के प्यार में भी लड़के लड़कियां फिजिकल हो जाते हैं। वह लोग तो न जाने कब से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर उनकी तो शादी भी हो चुकी थी। आपको तो अब उस आरब खुराना का झूठन ही मिल रहा है। एक बार बस मेरी उससे शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं उस इशिका की जिंदगी को नरक ना बनाया तो मेरा नाम भी रोनित नहीं। रोनित गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, मैं उस बज्जात से कभी शादी न करता अगर उसकी प्रॉपर्टी का लालच न होता। एक बार, बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद गिन गिन कर उससे बदले लूंगा। जितनी बेइज्जती उसने अब तक मेरी की है, उन सबका सूद समेत हिसाब लूंगा। हर पल उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। वह रोएगी, तड़पेगी, सिसकेगी, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। शादी होने के बाद उसकी सांसों तक पर मैं अपना अधिकार जमा लूंगा, और एक बार, बस एक बार उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे हाथ में आ जाएं, उसके बाद उसकी सांसों की डोर को भी खत्म कर दूंगा। क्या कह रहे हो आप भाई? उसके दोस्त तुरंत बोले। तो वह घिन से मुंह बनाते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उस जैसी झूठन को जिंदगी भर अपने गले में ढोता रहूंगा? प्यार करे वह उस अरब से, और पत्नी का सम्मान उसे मैं दूंगा। इतना कहने के बाद रोनित ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को उठाया और एक ही सांस में पी गया। उसके बाद उसने फिर से बोतल से उठाया और उसे भी गिलास में डालने के बाद पी गया। मगर आनंद अब इससे ज्यादा नहीं सुन सकता था। वह अरब को घूरते हुए बोला, अगर तुझे बैठकर यहाँ यह सब सुनना है तो सुन, मगर अब मुझसे नहीं सुना जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मगर अरब अभी भी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।